हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनट की क्लास में। बच्चों, आज से हम क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th बच्चों आपकी लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपने अपने बड़े भाई या बहन या माता पिता से सुना भी होगा कि क्लास 12th से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। तो क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाना आपका इस टाइम पर परम उत्तरदायित्व है और उसमें मैथ्स एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चों मैथ्स ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से 95 से 100 मार्क्स के बीच में लेकर आ सकते हो। इसके लिए आपको पूरे साल मेरे साथ मेहनत करनी है। जो टॉपिक मैं क्लास में समझाऊं उसको अच्छे से समझना है, जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊं उसको अच्छे से देखना है और क्लास समाप्त होने के बाद उस क्वेश्चन को खुद से भी करना है। और डेफिनेटली बच्चों, यदि आपने पूरे साल मेरे साथ मेहनत की तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे अंक ला पाओगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहिएगा पूरे साल, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं ऐसे ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आपकी पढ़ाई और मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है बच्चों दीपक खंडेलवाल। मुझे 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का, और काफी सारे बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो यदि आपने भी मेरे साथ मेहनत की तो डेफिनेटली बच्चों आप भी अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th का पहला अध्याय, जिसका नाम है संबंध और फलन। बच्चों ये अध्याय आपकी क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आगे के अध्याय इस अध्याय पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए इस अध्याय को अच्छे से समझिए। अच्छा, संबंध और फलन के बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त की होगी। ठीक है, अब बच्चों इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले तो क्लास 11th का रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ नए टॉपिक और जानेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताता हूं कि हम इस अध्याय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे समुच्चय के बारे में। अब बच्चों समुच्चय आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, और समुच्चय के अंतर्गत भी हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। समुच्चय क्या होता है ये जानेंगे, समुच्चय को किस तरीके से निरूपित किया जाता है ये देखेंगे, समुच्चयों के प्रकार क्या होते हैं ये देखेंगे, उप समुच्चय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, घात समुच्चय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में जानेंगे। उसके अलावा समुच्चयों के ऊपर संक्रियाएं करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे संबंध के बारे में। अब संबंध में हम लोग सबसे पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल देखेंगे, उसके बाद संबंध के बारे में बात करेंगे, फिर संबंध का प्रांत, सहप्रांत व परिसर देखेंगे। इसके बाद बच्चों हम संबंधों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों ये जो टॉपिक है ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, संबंध भी पढ़ चुके हो, कार्तीय गुणनफल भी पढ़ चुके हो, उसके अलावा संबंध का प्रांत, सहप्रांत व परिसर भी पढ़ चुके हो। ये एक नया टॉपिक है जो कि आप पहली बार पढ़ोगे, संबंधों के प्रकार। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे फलन के बारे में। फलन क्या होता है, फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होता है, फलनों के प्रकार क्या होते हैं, फलनों का संयोजन हम कैसे करते हैं, और प्रतिलोम फलन क्या होता है। अब यहां पर भी बच्चों आप फलन और फलन के प्रांत, सहप्रांत व परिसर के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो। यहां पर आप फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन और प्रतिलोम फलन, ये 3 नए टॉपिक पढ़ोगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, ये टॉपिक और बच्चों आप यहां पर पढ़ोगे। तो यदि हम देखें तो 5 टॉपिक हैं, एक तो ये वाला, इसके अलावा एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 5 टॉपिक बच्चों आपकी क्लास 12th में दिए गए। ठीक है, अब इन टॉपिक्स को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम क्लास 11th का प्रॉपर रिवीजन कर लें,
क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे क्लास 11th को भूल गए होंगे। काफी सारे बच्चे क्लास 11th पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो बोर्ड की क्लास नहीं होती है, ठीक है, और बस पढ़ने पास होने के मतलब से पढ़ते हैं क्लास 11th को। बट ऐसा नहीं है बच्चों, क्लास 11th एक इम्पोर्टेंट क्लास है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 11th, ठीक है। तो अब आपने वो समय बेकार कर दिया, बट घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बारी बारी से आपको चीजें रिवाइज करवाता रहूंगा, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बच्चों, ओके। अब आज की क्लास में बच्चों हम लोग सबसे पहले तो समुच्चय क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद फिर बच्चों मैं आपको समुच्चयों के निरूपण के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम समुच्चयों के प्रकार देखेंगे, फिर हम उप समुच्चय के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद बच्चों हम घात समुच्चय के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक है जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम आरंभ करते हैं समुच्चय से, ठीक है। तो आप लोग क्लास 11th में समुच्चय पढ़ के आ चुके हो। अच्छा, क्या होता है बच्चों समुच्चय, क्या है समुच्चय? तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह होता है। क्या होता है समुच्चय? भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। बच्चों ये जो परिभाषा है ना समुच्चय की, ये परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस परिभाषा में जो शब्द उपयोग में आए ना वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, एक तो यहां पर शब्द आया भिन्न भिन्न अवयव, ठीक है, और यहां पर एक आया ये शब्द सुपरिभाषित। बच्चे सुपरिभाषित जो शब्द है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको समझाता हूं सुपरिभाषित का मतलब क्या है, ठीक है। मैं इसको आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी क्लासरूम के कोई दो बच्चे हैं, एक का नाम है सुरेश, ठीक है, और एक का नाम है महेश। मैंने सबसे पहले इन दोनों से एक क्वेश्चन किया कि आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन लगता है, ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो सुरेश ने बोला कि मुझे तो रोहित शर्मा अच्छा लगता है, जबकि महेश ने बोला कि मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, आपकी सोच कुछ अलग हो सकती है, कोई धोनी को पसंद कर सकता है, कोई शिखर धवन को पसंद कर सकता है, कोई सुरेश रैना को पसंद कर सकता है, कोई ऋषभ पंत को पसंद कर सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों आपकी सोचे हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, ठीक है। अच्छा, वहीं मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब मैंने पूछा सुरेश से, तो सुरेश का आंसर आया सर ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। मैंने महेश से एक क्वेश्चन पूछा तो महेश ने भी बोला कि ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो आप भी क्या बोलोगे? ए, ई, आई, ओ, यू, यही आपका आंसर होगा। अब बच्चों इन दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखो तो आपको इन दोनों उदाहरणों में एक अंतर नजर आएगा। क्या है वो अंतर? अंतर यह है बच्चों कि इसका जो उत्तर आ रहा है वो व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित करने में परिवर्तित हो रहा है। जैसे मैंने सुरेश से पूछा, सुरेश ने रोहित शर्मा बोला, महेश से पूछा विराट कोहली बोला, दिनेश से पूछूंगा वो बोलेगा धोनी, किसी और से पूछूंगा वो किसी और का नाम लेगा, ठीक है। वहीं यदि मैंने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो सभी का आंसर सेम आया। तो इसका मतलब बच्चों ये एक इस तरीके का आंसर हुआ जो व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित हो रहा है, जबकि ये आंसर व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित नहीं हो रहा। आप अपने दादाजी से पूछोगे तो आपके दादाजी भी यही आंसर देंगे, ठीक है बच्चों।
तो एक ऐसा संग्रह जो कि व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित करने पर परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित करने पर परिवर्तित नहीं होता है, उस संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरिभाषित संग्रह। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित करने पर व्यक्ति परिवर्तित करने पर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। जैसे बच्चों मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में बात करता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। चलो मैं आपसे कहता हूं कि 10 से छोटी सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 2, 4, 6, 8। ठीक है। 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपका आंसर होगा 2, 4, 6, 8। अब ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछ के देख लीजिएगा, उसका आंसर यही होगा। ठीक है। तो ये क्या है? 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं। ओके बच्चों, अब ये संग्रह भी व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है? सुपरिभाषित है। ठीक है। और यदि बच्चों कोई संग्रह सुपरिभाषित हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह होता है। देखो अब लोग ये वाला देखो, पहले वाला तो ये समुच्चय है? नहीं है। दूसरे वाला समुच्चय है? बिल्कुल है। तीसरे वाला ये वाला भी बच्चों आपका समुच्चय है। ठीक है बच्चों, चलो मैं एक और उदाहरण लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे आरंभ होने वाले महीने, जैसे आरंभ होने वाले महीनों का संग्रह। अब देखो यहां पर आपका आंसर आएगा, पहला आएगा जनवरी, फिर फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। ठीक है। तो ये 3 महीने आएंगे। ओके बच्चों, क्या आएंगे आपके पास? ये 3 महीने आएंगे। अब ये क्वेश्चन आप किसी से भी करके देख लीजिएगा, सबका आंसर सेम होगा। तो ये संग्रह क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है बच्चों, क्या है? सुपरिभाषित संग्रह। तो इसे कहते हैं हम लोग समुच्चय। ठीक है, क्लियर? सही बच्चों को समुच्चय क्या होता है? समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह होता है। ओके, सुपरिभाषित का मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए। आ गया? ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं बच्चों आगे हम जानते हैं समुच्चय के अवयव क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो समुच्चय में जो बच्चों हमारे पास में अवयव हैं, यानी कि जो समुच्चय के अंदर वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय के अवयव बोलते हैं। जैसे कि यहां पर जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये क्या है? समुच्चय के अवयव है। ठीक है बच्चों, क्या है ये समुच्चय के अवयव है। ठीक है। अब बच्चों समुच्चय के अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं। यहां पर कुछ पॉइंट को लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए आप, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित किया जाता है। ठीक है। वहीं बच्चों यदि हम बात करें समुच्चय की,
तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लो बच्चों हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। क्या ये समुच्चय है? बिल्कुल है समुच्चय। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है मान लो। ठीक है बच्चों, अब मान लो बच्चों ये समुच्चय है आपका ए, तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे? कैपिटल ए। समुच्चय को बच्चों हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाएंगे। ठीक है, बराबर यहां पर लगाएंगे बच्चों मजला कोष्टक। ये मजला कोष्टक एक तरीके से अलमारी का काम करता है, जिसके अंदर समुच्चय के अवयव रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप अलमारी में कपड़े रखते हो ना, अपनी चीजें रखते हो संभाल के, ऐसे ही समुच्चय के अवयवों को इस मजले कोष्टक के अंदर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, तो इनको हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू। अब इनको बच्चों पृथक किया जाता है कॉमा के चिन्ह से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन गया समुच्चय ए। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ओके बच्चों, ये आपका एक समुच्चय बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पर ए जो है वो समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो बच्चों प्रदर्शित किया जाता है इस चिन्ह से, इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब होता है एप्सिलॉन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं का अवयव है या फिर में से है। ठीक है, का अवयव है। उदाहरण के तौर पर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है बिलोंग्स टू। आगे चलकर हम इसको बिलोंग्स टू ही बोलेंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू बोला जाता है। इसका मतलब होता है ए समुच्चय ए का अवयव है, का अवयव है। ठीक है, ए समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि बी और ए के मध्य क्या संबंध है? तो बी देखो समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब इसको कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाते हैं बच्चों हम इस प्रतीक से। ठीक है, एप्सिलॉन या फिर मैं बिलोंग्स टू को हमने काट दिया, इसे हम लोग बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब अवयव नहीं है, का अवयव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ओके बच्चों, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ये बी नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर ये चीज? अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समुच्चय का निरूपण, कि समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने जैसे कि क्लास 11th में पढ़ा होगा कि समुच्चय के निरूपण की होती है हमारे पास दो विधियां। पहली होती है बच्चों आपकी समुच्चय निर्माण रूप, और दूसरी होती है रोस्टर रूप, जिसे हम सारणीबद्ध रूप के नाम से भी जानते हैं। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं कि क्या होती है ये। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने उदाहरण ले लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। ठीक है, मैंने यही उदाहरण ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला के
स्वरों का संग्रह। ठीक है, अब बच्चों इसको समुच्चय रूप में कैसे लिखा जाता है वो हम लोग को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप के बारे में। ठीक है, कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों नाम से पता और लग रहा है, समुच्चय निर्माण रूप यानी कि एक ऐसा रूप जिससे समुच्चय का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब इसके अंदर कैसे लिखा जाता है वो ध्यान से समझिएगा। मान लो बच्चों हमारे पास ए समुच्चय है कोई। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम बनाएंगे अलमारी जिसमें समुच्चय के अवयवों को रखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बच्चे जो समुच्चय के अवयव होते हैं ना उनको एक निश्चित परिभाषा के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास समुच्चय ए में कोई एक्स अवयव है और ये एक्स अवयव इस प्रकार से है कि एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो हो गए समुच्चय के अवयव और ये हो गई उन अवयवों की परिभाषा। ये क्या हो गई? अवयवों की परिभाषा हो गई। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप में निरूपण किया जाता है। ए समुच्चय में हमारे पास एक्स अवयव है और एक्स अवयव इस प्रकार के हैं कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, अच्छा एक और उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण मैं ले रहा हूं, मान लो। ठीक है, उदाहरण। ठीक है बच्चों, मेरे पास समुच्चय है, संग्रह है प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब मुझे इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? मान लो कोई समुच्चय बी है। ठीक है, अब इस बी के अंदर ऐसे एक्स अवयव हैं कि एक्स जो है एक प्राकृत संख्या है। क्या है बच्चों? एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो ये है बच्चों आपका समुच्चय निर्माण रूप। आपको बस यहां पर एक बात याद रखनी है कि समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अवयवों को एक निश्चित परिभाषा से संबंधित किया जाता है। ठीक है, और इसी रूप के द्वारा समुच्चय का निर्माण भी होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये तो था समुच्चय निर्माण रूप। अब चलते हैं बच्चों हम दूसरे रूप पर। दूसरा है रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। इसमें कैसे लिखा जाता है समुच्चय को, अब हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने वही उदाहरण ले रखा अपना अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब बच्चों रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप के अंतर्गत समुच्चय के अवयवों को एक सारणी के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो मेरे पास समुच्चय ए है। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं? स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है बच्चों, अब यहां पर समुच्चय के अवयवों को लिखा जाता है और इन अवयवों को कॉमा से पृथक किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? यहां पर समुच्चय के अवयवों को इस तरीके से सारणीबद्ध रूप में लिखा जाता है और प्रत्येक अवयव को कॉमा से पृथक पृथक किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ओके, समुच्चय के अवयवों को कॉमा से अलग अलग किया जाता है और सारणीबद्ध रूप में लिखा जाता है। ओके बच्चों, अच्छा
अब बच्चों रोस्टर रूप में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है बच्चों, तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि रोस्टर रूप में अवयवों का दोहराना नहीं होता है। अर्थात बच्चों रोस्टर रूप में अवयवों को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, ये एक शब्द है स्कूल। ठीक है, अब स्कूल शब्द में कौन कौन से अक्षर हैं, इनका संग्रह बनाओ। ठीक है, क्या ये संग्रह समुच्चय है? बिल्कुल है, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लीजिएगा सबका आंसर सेम होगा। ठीक है, अब समुच्चय बनाओ। मान लो वो समुच्चय है सी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एक तो एस आया है, एक सी आया है, एक एच आया है, एक ओ आया है, एक एल आया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं यहां पर कि सर एस सी एच ओ एल ऐसे लिख देते हैं। बेटा ये गलत है। ठीक है, रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, देखो मैंने समुच्चय की परिभाषा लिखाई थी भिन्न भिन्न अवयव, तो भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए, समान अवयव यहां पर नहीं होने चाहिए। क्योंकि क्या है समुच्चय? समुच्चय एक कलेक्शन है, संग्रह है, और संग्रह में एक चीज को दोबारा थोड़ी नहीं लिखते। संग्रह में एक चीज को दो बार थोड़ी नहीं लिखेंगे ना, एक बार ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए SCHOL ये होता है समुच्चय स्कूल शब्द के अक्षरों का। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर बच्चों एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात और है, वो बात यह है कि अवयवों का क्रम मैटर नहीं करता है। ठीक है, अवयवों का क्रम जो है वो यहां पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब ये कि यदि कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है CSHOL, तो ये कोई नया समुच्चय नहीं होगा, यही सी समुच्चय होगा। ठीक है, ये कोई नया समुच्चय नहीं होगा बच्चों, ये सी समुच्चय ही होगा। ठीक है, तो यहां पर अवयवों का क्रम मैटर नहीं करता है। ओके बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आपको याद रखनी है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों आगे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहां पर देखो एक एग्जाम्पल है, समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों जो हमें द्विघात समीकरण दी गई है इसका हम हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x² + 5x + 6 = 0 है, इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड हो जाएंगे x + 2 × x + 3 बराबर में 0। तो यहां पर x के मान आ जाएंगे -2 और -3। अब बच्चों मुझे इन्हें रोस्टर रूप में लिखना है, तो मान लो भाई हल समुच्चय है समुच्चय A, जिसके अंदर अवयव आ गए -2 और -3। मैंने समुच्चय के अवयवों को कॉमा से पृथक कर दिया और अलमारी के अंदर रख दिया, मजले कोष्ठक के अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका रोस्टर रूप। ठीक है, अच्छा बच्चों यदि मुझे इसी प्रश्न को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़ता तो मैं कैसे लिखता? मैं लिखता ए के अंदर x अवयव है, और जो x जो है वो x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप यहां पर केवल x ही लिखो, आप यहां पर बच्चों y भी लिख सकते हो, आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर बच्चों a भी लिख सकते हो,
कि भाई ए समुच्चय के अंदर ए अवयव है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर एक्स लिखा तो आप भी एक्स लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ये हो गया आपका रोस्टर रूप। ठीक है, चलो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है समुच्चय हमारे पास x, जहां पर x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर का मान 50 से छोटा है, इसको तालिका रूप में लिखो। अब तालिका रूप का मतलब क्या होता है? तालिका रूप का मतलब भी होता है बच्चों रोस्टर रूप ही। ठीक है, तालिका रूप का मतलब भी रोस्टर रूप ही होता है। ठीक है, अब देखो हमसे कहा गया है कि x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर का मान 50 से छोटा है। अब धन पूर्णांक कहां से आरंभ होते हैं? 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से होते हैं आपके धन पूर्णांक। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे धन पूर्णांक हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने 1 रख के देखा, 1 का वर्ग 50 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। 2 रखोगे ये भी सेटिस्फाई करेगा, 3 रखोगे ये भी संतुष्ट करेगा, 4 रखोगे 4 का वर्ग 16 ये भी संतुष्ट करेगा, 5 का वर्ग 25 ये भी करेगा, 6 का वर्ग 36 ये भी करेगा, 7 का वर्ग 49 ये भी करेगा, 8 का वर्ग 64 ये नहीं करेगा। तो कहां तक करेंगे? 7 तक। तो हमारे पास समुच्चय बन जाएगा b बराबर में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में परिवर्तित करते हैं। देखो ये क्या था? समुच्चय निर्माण रूप, ये बन गया हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हमें किस रूप में दिया गया है? रोस्टर रूप में। इसे मुझे समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे? बच्चों यहां पर आपको अवयवों की परिभाषा देखनी है कि क्या कॉमन परिभाषा अवयवों के बीच में बन रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। ठीक है, तो इसका मतलब मैं e को यहां पर लिख सकता हूं, e के अंदर x अवयव है और x जो है ये x प्राकृत संख्या का वर्ग है। x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। अब बच्चों मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि समुच्चय निर्माण रूप में आप काफी तरीके से लिख सकते हो, बट उन सभी का मतलब एक समान होगा। ठीक है, आप परिभाषाएं डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो, क्योंकि परिभाषाएं तो व्यक्ति से व्यक्ति में बन सकती हैं। भाई मेरे सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आपके सोचने का तरीका अलग हो सकता है। परिभाषा क्या है? एक तरीके से सोचने का तरीका है। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा इसको ऐसे लिखे कि भाई x अवयव है और x बराबर है n स्क्वायर के, जहां पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, बट मतलब इनका एक ही होगा। ओके बच्चों, तो ये था समुच्चय का निरूपण। अब चलते हैं बच्चों हम आगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है गणितीय समुच्चय। हमारे गणितीय समुच्चय कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। तो बच्चों पहला होता है आपका कैपिटल N, जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगला होता है कैपिटल Z, इसे हम कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बच्चों ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट समुच्चय है। ठीक है, इसके अलावा Z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि यदि आपसे बोला जाए कि धन पूर्णांकों का समुच्चय है तो उसे आप Z प्लस से निरूपित कर सकते हो। Q प्लस मतलब धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, R प्लस मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, मैं यदि R के ऊपर माइनस बना दूं तो इसका मतलब हो जाएगा ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके गणितीय समुच्चय। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं समुच्चयों के प्रकारों के बारे में। तो समुच्चयों के प्रकारों में पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। अब जैसा कि बच्चों हमें नाम से पता लग रहा है, रिक्त, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जैसे आपसे मान लो आपके पास कोई दोस्त आया कि यार मुझे 10 रुपए दे दे, आप क्या बोलते हो? यार मेरी जेब तो खाली है,
मतलब आपकी जेब रिक्त है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब बच्चों रिक्त समुच्चय क्या होगा? तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा संग्रह होगा, एक ऐसा सुपरिभाषित संग्रह होगा जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, उसे कहेंगे बच्चों हम रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा हो जाएगी एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है शून्य समुच्चय। ठीक है। अब बच्चों इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है? तो इसको प्रदर्शित किया जाता है फाई प्रतीक से, या फिर इस तरीके से। समुच्चय तो है, अलमारी तो है, बट अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली अलमारी है। ठीक है। तो ये होता है बच्चों रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल समुच्चय है। चलो मैं इसको समुच्चय रिमांड रूप में लिखता हूं। मान लो मेरे पास समुच्चय ए है जिसमें x अवयव है। चलो x की जगह मैं कुछ और लिख देता हूं, है ना। मान लो इसके अंदर मेरे पास a अवयव है, और a जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। हल है तथा, अब मैंने यहां पर एक लाइन और बोल दी, तथा a जो है वो एक प्राकृत संख्या और है। ठीक है। अब बच्चों यदि आप इसके हल निकालोगे तो हल क्या आएंगे? -2 और -3। क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं। इसका मतलब बच्चों समुच्चय ए के अंदर कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? खाली होगा। क्या होगा बच्चों? खाली होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है। अच्छा चलो एक और उदाहरण आपके लिए देता हूं मैं। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 20 से आरंभ होने वाले महीनों का संग्रह, 20 से आरंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऐसा महीना है जो कि 20 से आरंभ होता है? देखो जनवरी जे से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी एफ से स्टार्ट हो रहा है, मार्च एम से, अप्रैल ए से, मई एम से, जून जे से, जुलाई जे से, अगस्त ए से, सितंबर एस से, अक्टूबर ओ से, नवंबर एन से, दिसंबर डी से। क्या कोई ऐसा महीना है जो 20 से आरंभ हो रहा है? नहीं है ना। तो मान लो ये कोई 20 समुच्चय था, तो ये क्या होगा? रिक्त होगा। ठीक है बच्चों। तो ये होता है आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है। ये आपका बच्चों रिक्त समुच्चय होता है। अब अगला समुच्चय है बच्चों आपका एकल समुच्चय। ठीक है। अब जैसे बच्चों आपने अभी रिक्त समुच्चय पढ़ा, ऐसे ही होता है बच्चों एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि एफ से आरंभ होने वाले महीनों का संग्रह, तो केवल फरवरी आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो केवल एक अवयव है। ओके। तो उसे हम कहते हैं एकल समुच्चय। इसके बाद अगला टाइप है हमारा परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। अब परिमित का मतलब क्या होता है? परिमित का मतलब होता है जिससे गिनना संभव हो, और अपरिमित का मतलब होता है जिससे गिनना संभव ना हो। ठीक है। अब यहीं से बच्चों परिमित समुच्चय की परिभाषा बन जाएगी, एक ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय के अवयवों की संख्या को गिनना संभव हो, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसमें गिनना संभव ना हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अवयवों की संख्या निश्चित होती है या फिर गिना जा सके, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसे नहीं गिना जा सके उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने एक आपसे बोला संग्रह स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब कितने स्वर हैं? 5। गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये संग्रह क्या है? ये समुच्चय क्या है? परिमित है। ये क्या है बच्चों? परिमित है। वहीं मैं यदि आपसे कहूं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्या? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब कितनी प्राकृत संख्याएं?
अनंत है भाई, गिन ही नहीं सकते हम लोग इनको। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? अपरिमित समुच्चय। तो जितने भी आपने गणितीय समुच्चय देखे हैं वो सब क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, और मेरी एक बात याद रखना कि अपरिमित समुच्चयों के निरूपण के लिए हम सामान्यतः समुच्चय निर्माण रूप का उपयोग करते हैं रोस्टर रूप की जगह पर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला टाइप है आपका समान समुच्चय। ठीक है, अब बच्चों समान का मतलब क्या होता है? देखो, पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि समानता हम दो वस्तुओं के बीच में करते हैं। ठीक है, तो समान समुच्चय वे समुच्चय कहलाते हैं जिनमें अवयवों की संख्या भी बराबर हो और अवयव भी बराबर हो, उन्हें बच्चों हम लोग समान समुच्चय कहते हैं और इनको व्यक्त किया जाता है a बराबर b से। और यदि समुच्चय समान नहीं है तो उन्हें हम असमान समुच्चय कहते हैं और इन्हें हम a नॉट इक्वल टू b से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक है उप समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी काम भी आएगा इस अध्याय में। ठीक है, उप समुच्चय क्या होता है? तो बच्चों समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों में से कुछ अवयवों को लेकर बनाया गया संग्रह ही उप समुच्चय होता है। ठीक है, देखो आपने उपवर्ग कई जगह पर सुना होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। क्रिकेट में भी आपने सुना होगा कप्तान, उप कप्तान, जैसे कि इंडिया का कप्तान कौन है? विराट कोहली, और उप कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, तो एक कप्तान होता है, एक उप कप्तान होता है। ओके बच्चों, तो क्या हुआ कि कप्तान की जो जिम्मेदारी थी वो कुछ जिम्मेदारी उप कप्तान को दे दी गई। ऐसे ही समुच्चय के अंदर समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर के एक नया संग्रह बनाया गया, एक नया समुच्चय बनाया गया। उस नए समुच्चय को बच्चों हम कहते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव है ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, अब मैंने बच्चों एक नया संग्रह, एक नया समुच्चय बी बनाया जिसके अंदर अवयव है ए और ई। मैंने इसके कोई दो अवयव ले लिए और इसका एक नया संग्रह बना दिया। ठीक है, तो ये जो नया संग्रह बना ये पहले वाले संग्रह का उप समुच्चय होता है। क्या होता है बच्चों? उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो उप समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? उप समुच्चय की परिभाषा होती है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का एक उप समुच्चय होता है। जैसे कि यहां पर आप पिछले उदाहरण में देखिए, यहां पर समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव है, तो इसका मतलब बी जो है वो ए का एक उप समुच्चय है। क्या है? बी ए का उप समुच्चय। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लो बच्चों मैंने समुच्चय बी ले रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और समुच्चय ए ले रखा है 2, 4, 6, 8। तो यहां पर आप एक चीज देखो कि समुच्चय ए के अंदर जो भी अवयव हैं वो समुच्चय बी के अंदर पहले से मौजूद हैं। तो इसका मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें बच्चों आपको याद रखनी है। उससे पहले हम लोग उप समुच्चयों के प्रकार जानते हैं। ठीक है, उप समुच्चयों के प्रकार। तो बच्चों उप समुच्चय होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक होता है उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, और एक होता है आपका अनुचित उप समुच्चय। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्रॉपर सेट और इसको प्रॉपर सबसेट, और इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है बच्चों, क्या होता है उचित उप समुच्चय और अनुचित उप समुच्चय? ठीक है, देखो बच्चों आप लोगों ने
लेस देन और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू सुने होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 2 3 से छोटा है, तो एक तो आपने ये सुना होगा और एक आपने ये सुना होगा कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसके बराबर है। ये दो चीजें आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो यदि बच्चों मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं 100% श्योर हूं कि 2 3 से छोटा है। मैं 100% श्योर हूं कि 2 3 से छोटा है। तो इसका मतलब यदि एक ऐसा उपसमुच्चय हो जिसे हम 100% कह दें कि हाँ भाई ये तो इसका उपसमुच्चय ही है, इसके अवयवों से लेकर के बनाया गया है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों उचित उपसमुच्चय, ठीक है। और यदि बच्चों एक ऐसा उपसमुच्चय बने जिसमें वो सभी अवयव हों जो कि समुच्चय के अंदर अवयव हैं, तो बच्चों उसे हम बोलते हैं अनुचित उपसमुच्चय, ठीक है। अब उचित उपसमुच्चय को दर्शाया जाता है इस चिन्ह से और अनुचित उपसमुच्चय को दर्शाया जाता है बच्चों इस चिन्ह से। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ए समुच्चय है 1 2 3 4 और 5। एक मेरे पास बी समुच्चय है 1 2 3 और एक बच्चों मेरे पास सी समुच्चय है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहां पर देखो बी जो समुच्चय बना वो एक एक कुछ अवयवों को लेकर बना, तो यहां पर बी जो होगा वो समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। इसे हम बोलते हैं बच्चों उचित उपसमुच्चय, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें सी की, तो वैसे तो सी भी जो बना है वो समुच्चय ए के अवयवों को लेकर बना है, परंतु यहां पर सी और ए दोनों बराबर हैं, तो इसे हम बोलते हैं अनुचित उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? अनुचित उपसमुच्चय। बच्चों आगे चलकर आपको केवल उपसमुच्चय के बारे में ही बोलना है। देखो आगे चलकर आप उचित अनुचित कुछ नहीं बोलोगे, इनको सिंपल आप उपसमुच्चय बोलोगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। इन्हें हम उपसमुच्चय ही बोलेंगे, ठीक है। तो अभी पढ़ा भूल जाओगे, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये होते हैं आपके उपसमुच्चयों के प्रकार। अब बच्चों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि फाई जो होता है यानी कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि स्वयं समुच्चय, स्वयं ए समुच्चय ए का एक उपसमुच्चय होता है, एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है बच्चों। अब हम चलो कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो यहां पर देखो एक प्रश्न है, यहां पर आपको बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है। तो पहला देखो फाई आया, फाई बी का उपसमुच्चय, फाई तो भाई सबका होता है तो यहां पर तो आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों यदि कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो तो उसे हम इस प्रतीक से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहां पर चेक करो ए और बी के बीच में, तो ए में 1 3 है, बी में 1 5 9 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 नहीं है, इसका मतलब समुच्चय ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ए समुच्चय बी के अवयवों से मिलकर नहीं बना हुआ है, ठीक है। ए और सी में देखो तो 1 3 यहां पर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए सी का उपसमुच्चय है, ठीक है। बी और सी को देखो तो 1 5 9 1 5 9 यहां पर भी आ रहे हैं, तो बी सी का उपसमुच्चय। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, ठीक है। तो पहला है जिसमें केवल एक अवयव है ए। अब इसका उपसमुच्चय क्या बनेगा, ठीक है। देखो बच्चों यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो तो उसके होते हैं 2 उपसमुच्चय। पहला तो होता है फाई, मैंने आपको बताया ना कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो एक तो बन जाएगा ये और एक बन जाएगा वो खुद, ठीक है। उपसमुच्चय क्या होता है? समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर बनाया गया एक नया संग्रह, वो होता है उपसमुच्चय, ठीक है। तो पहले वाले के कितने उपसमुच्चय बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। अच्छा दूसरा वाला आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, होमवर्क है ये। तीसरे वाले को मैं और करवा रहा हूं, ठीक है। 1 2 3, तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? देखो पहला तो बनेगा 5, दूसरा देखो क्या हो सकता है,
बच्चों 3 अवयव है मेरे पास, 3 अवयवों में से मैं कोई भी अवयव ले सकता हूं। सबसे पहले मैं लूंगा इनमें से एक एक अवयव। भाई मेरे पास 3 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें से मैं एक जोड़ी कपड़े लेकर कलेक्शन बना रहा हूं। तो एक मैंने ले लिया, एक ले लिया 2, एक ले लिया 3। अब मैं इन 3 में से कोई 2-2 लेता हूं, तो एक बनेगा 1,2, एक बनेगा 1,3, एक बनेगा 2,3। अब यहां पर बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि 2,3 और 3,2 ये अलग अलग संग्रह नहीं है, ये एक समान संग्रह हैं। तो इसका मतलब उपसमुच्चय जो बनते हैं ना, उनमें अवयव जो होते हैं, उपसमुच्चय के जो अवयव होते हैं उनमें क्रम का महत्व नहीं होता, क्रम का महत्व नहीं होता। याद करो क्लास 11th में आपने क्रमचय संचय पढ़ा है, तो किस में क्रम का महत्व नहीं होता? संचय के अंदर। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर ये क्या बन रहे हैं? संचय बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बनेगा तीनों को लेकर, तो वो बन जाएगा 1, 2, 3। तो कितने बन गए? ये 4, 4, 8 बन गए। ठीक है बच्चों, चौथा हम 5 है। अब 5 का उपसमुच्चय तो केवल 5 ही होगा, रिक्ति होगा। ठीक है बच्चों, एक 5 हो जाएगा और एक 5 है। ठीक है, कोई अवयव नहीं है तो कोई अवयव नहीं होगा तो 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर बच्चों? अच्छा, अब बच्चों हम लोग चलते हैं घात समुच्चय के ऊपर। ठीक है, घात समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को हम ए का घात समुच्चय कहते हैं, और इसे बच्चों हम P ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास समुच्चय ए के अंदर था 1, 2 और 3। अब इसके उपसमुच्चय क्या बने? एक तो बना रिक्त, एक बना 1, 2, 3, एक बना 1,2, एक बना 1,3, एक बना 2,3 और एक बना आपका बच्चों 1, 2 और 3। अब इनका जो संग्रह बनेगा उस संग्रह को हम बोलते हैं घात समुच्चय। ठीक है, और घात समुच्चय का बच्चों प्रत्येक अवयव जो होता है वो स्वयं एक समुच्चय होता है। देख लो आप लोग। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि घात समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर होती है एक एक घात समुच्चय में लिख देता हूं। चलो, एक एक घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर होती है ए के बनने वाले सभी उपसमुच्चयों की संख्या के और ये होती है बच्चों आपकी 2 की घात n के बराबर। तो यदि आपसे कहा जाए कि किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, तो आपका आंसर होगा 2 की घात 3 मतलब 8। देख लो आपके 8 ही हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला है सार्वत्रिक समुच्चय। जैसा कि बच्चों नाम से पता लग रहा है, सार्वत्रिक मतलब सर्वत्र। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें दुनिया भर के सभी समुच्चय होते हैं उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, और इसे हम U से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। समय हो गया बच्चों आपकी आज की क्विज का, तो सभी बच्चे आंसर देंगे पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है आपका ये कि आपको ये बताना है कि M अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय है, नहीं है, ज्ञात करना संभव है या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों इसका उत्तर बताइए मुझे, क्या ये समुच्चय है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि S बराबर 0, 1, 5, 4, 7 हो तो S के कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? S में बच्चों कितने अवयव हैं? 5। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसका? ये 2 की घात 5। जल्दी आंसर बताओ क्या होगा? A, B, C, D में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो बच्चों आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब देखते हैं इनके आंसर। तो पहला देखो, M अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। M से कौन कौन से आरंभ होते हैं? 1 मार्च, 1 मई। इसके अलावा कोई और होता है क्या?
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 ही होते हैं। ठीक है, अब ये सभी के लिए समान होगा तो ये समुच्चय होगा। ठीक है, अगला देखो, एस के कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? 5 अवयव हैं तो हो जाएंगे 2 की घात 5 मतलब कि 32। तो 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं यदि इस प्रश्न में उचित उपसमुच्चयों की संख्या पूछता तो 31 होते। ठीक है, क्योंकि एक अनुचित भी होता है। ओके बच्चों। अच्छा, अब आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आज की क्लास को होमवर्क ऐप पर डाल दिया गया है, आप लोग होमवर्क सेक्शन जाकर आज का होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं और सभी बच्चों को होमवर्क करना भी है। ठीक है, अब अगली क्लास में बच्चों हम बात करेंगे समुच्चयों के ऊपर संक्रियाओं के बारे में और समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।